नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुं मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भो नमो शुद्ध शिव भो। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वां अधिकार अंतिम दौर में हमारी चर्चा है। अभी कुछ दिनों में हमारा ये 9वां अधिकार यानी पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पूरा होने वाला है। इसमें हम पंडित साहब जो हमको चर्चा समझा रहे हैं वो सम्यक्त्व का भेद और उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है। कल हमने क्षयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा की थी कि क्षयोपशम सम्यक्त्व जो होता है वो जीव को किस तरह से वो क्षयोपशम बनता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में कितनी प्रकृतियों का उदय उपशम और क्षयोपशम होता है, ये चर्चा कल हमने की थी। और उसके बाद कृतकृत्य वेदक जो क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही एक भेद है उसकी भी चर्चा हमने की थी। क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात तो ऐसी है कि इसमें मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति का अनुदय रहता है और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है, तभी एक क्षयोपशम बनता है। और इन क्षयोपशम में चौथे से 7वें गुणस्थान तक जीवों को होता है। तो कहने का मतलब एक क्षयोपशम सम्यक्त्व में वेदक सम्यक्त्व की जो बात की थी पंडित साहब ने, वो वेदक सम्यक्त्व में भी प्रकृति जो मिथ्यात्व की है उनको मिश्र में कन्वर्ट करता है। मिश्र प्रकृति को फिर वो सम्यक्त्व प्रकृति रूप होता है, पर वो जो सम्यक प्रकृति जो होती है उसमें कांडक घात आदि क्रियाएं नहीं होती है, उसको कृत कृत्य वेदक सम्यक्त्व नाम दिया है। कृत माने क्रिया मतलब कर्म कार्य, और कृत्य माने करने योग्य कार्य जिसमें हो गया। क्या करने योग्य कार्य हो गया कि जो मिथ्यात्व प्रकृति थी, जो मिश्र प्रकृति थी, उन दोनों प्रकृति को दोनों प्रकृतियों को क्षय करके, माने उन दोनों प्रकृतियों को सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट कर दिया। और वहां से लेकर के कृतकृत्य वेदक में वो जो सम्यक प्रकृति है उनका वेदन रहा, परंतु वो वेदन में कांडक आदि घात नहीं किया, इसीलिए उनको कृतकृत्य वेदक कहा। मिथ्यात्व की प्रकृति को मिश्र रूप किया, मिश्र रूप प्रकृति को सम्यक प्रकृति रूप किया, और सम्यक प्रकृति रूप जो प्रकृति थी उनमें उन्हें कांडक घात आदि क्रियाएं नहीं करनी पड़ी। कांडक घात का मतलब समझते हो? स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है जिसमें, और उनको वेदक सम्यक्त्व नाम पाता है। ये वेदक सम्यक्त्व थोड़ा ही समय में माने अंतर्मुहूर्त के काल पश्चात वो जीव को क्षायिक सम्यक्त्व होने वाला है, इसका नाम है कृतकृत्य वेदक। ये सारी चर्चाएं कल हमारी हो चुकी है। आज हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 335, 335 नंबर का पेज है और उसमें आगे चर्चा चलेगी क्षायिक सम्यक दर्शन की। मिला? पेज नंबर मिला? क्षायिक सम्यक दर्शन 335। हाँ, यहाँ से पढ़ती हूं मैं। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्वनिषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षायिक सम्यक्त्व है। कौन सी तीन प्रकृति? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति। इनको सर्वथा
सर्वथा माने मूड से, सर्वनिषेकों का, सर्वनिषेकों का, निषेकों का की प्रकृति मतलब निषेक किसके कहते हैं, ये आया था इसमें, मैंने आपको भेजा था। एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूहों को निषेक कहते हैं। निषेक माने क्या, एक समय में जो कर्म उदय में आते हैं, ये जो कर्म परमाणु हैं, वो कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। बराबर। तो ये क्या होता है यहाँ पर कि जितनी भी तीन प्रकृतियां हैं, ये मूल प्रकृति दर्शन मोह वाली, उन प्रकृति के सर्वथा और सर्व निषेकों का ये कर्म परमाणुओं के समूह को नाश कर देते हैं। और क्या होता है, अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान हो, अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान हो। क्षयोपशम सम्यक्त्व में तो मल था, है ना, चल मल अगार दोष लगता था। यहाँ तो सर्वथा सारे के सारे निषेकों का नाश कर दिया गया है। और जो निर्मल तत्व श्रद्धान जो हुआ, उसको क्या कहा, क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व में एक भी प्रकृति की सत्ता नहीं रहती है, जड़ मूल से खत्म कर देते हैं, उसका नाम है क्षायिक सम्यक्त्व। सो चतुर्थ आदि चार गुण स्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। चौथे गुणस्थान वाला भी कर सकते हैं, पंचम गुणस्थान वाला भी कर सकता है, छठवें सातवें गुणस्थान वाला भी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, ये बताया। देखो चतुर्थ आदि चार गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा, ये चार गुणस्थान में कहीं पर भी ये जीव को ये सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। परंतु वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो करेगा। औपशमिक सम्यक्त्व वाला पहले क्षयोपशम करेगा, फिर क्षयोपशम में से क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। वर्तमान में कोई आपको नजर आ रहा है गिरीश भाई कि जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी है वर्तमान में? महाराजा। हाँ, श्रेणिक महाराजा का जो जीव है, भले वो नरक गति में है, परंतु नरक गति में उनको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है। अब जहाँ यहाँ पधारेंगे भरत क्षेत्र में, तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, केवल ज्ञान होगा, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, समोशरण लगेगा, और उनका पूरा काल यहाँ पर व्यतीत होगा, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो जाएगा, और फिर ये पूरा करते हुए फिर निर्वाण को पधारेंगे। बराबर दीदी, क्षायिक बोलो। सम्यक तो होने के बाद फिर श्रेणी नहीं चढ़ते, ऐसा नहीं होता है? हाँ देखो सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि क्षायिक सम्यक्त्व वाला श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं। श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं, पहले ये लक्ष्य में लो, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये है शपथ श्रेणी के गुणस्थान। उपसम श्रेणी के गुणस्थान है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। बराबर। और ये बात कर रहे हैं चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अच्छा। यहाँ चौथे गुण स्थान की बात है, 5वें गुण स्थान, 6वां, 7वां। आपका प्रश्न सही है। जब देखो, अब एक बात और भी आपको बता देती हूँ, श्रेणी दो श्रेणी होती है, एक होती है उपसम श्रेणी और एक होती है क्षपक श्रेणी। उपसम श्रेणी वाला जो जीव होता है वो उपसम श्रेणी मांडता है, उपसम श्रेणी चढ़ता है। क्षपक श्रेणी वाला जो जीव है वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है। परंतु एक बात ये भी है, उपसम श्रेणी वाला जीव हो और समकित क्षायिक भी हो सकता है। 5 भाव बताए ना, 5 भाव, तो उसमें उपसम श्रेणी वाले को औपशमिक भाव होता है, तो वो श्रेणी मान सकता है, कोई बात नहीं। वो जीव शपथ श्रेणी, अरे सॉरी, उपसम श्रेणी है और क्षायिक समकित उसको हो सकता है, ठीक है। और शपथ श्रेणी वाला जो जीव है वो शपथ श्रेणी मानता है। तो ये दोनों प्रकार की बातें अपने को समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का श्रेणी मानने की जो तैयारी होती है, वो 8वें गुण स्थान से 8वां, 9वां, 10वां और क्षपक वाला 12वें में जाएगा, उपसम श्रेणी वाला जीव 11वें में जाएगा। और यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये 4 गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त्व पाया जाता है। फिर वो अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, देशव्रति श्रावक हो कि मुनि भगवंत हो, हाँ, है ना, मुनि भगवंत हो, तो किसी को भी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है।
परंतु उनसे पहले क्षयोपशम में से क्षायिक होता है। बराबर? कितना दीदी क्लियर हुआ सभी को? दीदी जिसको सहायिक सम्यक्त्व है वो जाता नहीं है ना, एक बार आता है फिर वो जाता नहीं है ना, हमेशा रहता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर क्षायिक तो सम्यक तो फिर वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो फिर गिरता है, तो फिर गिर के वो चौथे तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा हुआ ना फिर। ना, उससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ क्योंकि किसी का ऐसा होता है ना कि सम की तो क्षायिक प्राप्त कर लिया, पर श्रेणी वो उपसम मांड सकता है। अभी अच्छा। देखो इसमें ऐसा है, जो सपक श्रेणी मांडेगा ना काश्मीरा बेन, वो उसी भाव से, मतलब वो श्रेणी हाँ मान के नीचे नहीं उतरेगा, वो तो हाँ मोक्ष में ही जाएगा फिर। लेकिन किसी का अभी भव बाकी हो, तो वो जीव ऐसा आता है ना कि उपसम श्रेणी एक भव में 2 बार चढ़ सकता है और भवांतर में 4 बार चढ़ता है। फिर 5वीं बखत जो चढ़ेगा वो बिल्कुल नियम से शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा। ये नियम है आगम का। एक जीव एक भव में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। भवांतर में वो व्यक्ति 4 बार चढ़ेगा। इससे फिर 5वीं बार जो श्रेणी मानेगा वो शपथ ही होगी और वो फिर मोक्ष जाएगा। ऐसा नियम है अच्छा आगम का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ है ना? तो देखो हाँ ये बात क्लियर हो गई सबको? अम, हाँ इसमें हमने कल पढ़ा कि वो क्षयोपशम में मेल है, हाँ। तो औपशमिक से क्षयोपशम क्यों जाएगा? क्योंकि औपशमिक निर्मल है, क्षयोपशम में मेल लगेगा और फिर क्षयिक में फिर वापस वो निर्मल है। उसका ना, उसका टाइम पीरियड भी कम है। औपसमिक सम्यक्त्व नहीं, जो श्रेणी मांडेगा वो उपशम करेगा। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व में से क्षायिक करने की बात है। वो जो श्रेणी मांडेगा वो 2 ही में मानता है, या तो उपशम सम्यक्त्व में या फिर क्षायिक सम्यक्त्व में। क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं मान सकता। ये तो ये कह रहे हैं कि जिसको श्रेणी चढ़ना होगा वो क्षयोपशम में से फिर द्वितीय उपशम करेगा, द्वितीय उपशम करेगा। और ये जो बात चल रही है ना यहाँ पर, वो क्षायिक सम्यक्त्व की बात चल रही है। तो क्षयोपशम में से क्षायिक होना वो अलग चीज है। श्रेणी मांडने वाला जीव जो है वो औपशमिक सम्यक्त्व करेगा। देखो पहले से सुनो, जरा ध्यान से सुनो। पहले जीव को औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, ठीक है? तो औपशमिक सम्यक्त्व को कहेंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जो अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव है, वो औपशमिक सम्यक्त्व करता है, ठीक है? फिर वो जीव का सम्यक्त्व चला गया, वो शादी मिथ्या दृष्टि हो गया। अब वो दोबारा सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। तो पल्य का असंख्याता भाग व्यतीत होने पर अगर श्रेणी तो सम्यक्त्व करता है तो 3 की करेगा। 3 प्रकृति सत्ता में पड़ी है, ठीक है? अगर वो बहुत काल व्यतीत हो गया तो फिर वो 2 की करेगा। उससे भी काल ज्यादा व्यतीत हो गया तो वो क्या हुआ कि भाई वो मिथ्यात्व रूप हो गई सारी की सारी दोनों प्रकृतियां, तो वो 1 की करेगा। ये औपशमिक सम्यक्त्व का प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात करी। अब कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व, कोई जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व करता है, तो वो 4 रास्ता जो खुला किया था हमने, 4 रास्ता जो देखा था कि भाई प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला जीव अगर वो मिथ्यात्व में चला गया तो फिर वो जीव प्रथम गुणस्थान में चला गया। मिश्र का उदय आ गया तो तीसरे में चला जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो दूसरे में चला जाएगा। अगर उनकी सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो व्यक्ति क्षयोपशम सम्यक्त्व में चला जाएगा। उसका सम्यक्त्व चेंज हो जाएगा, परंतु उनको मिथ्यात्व नहीं आएगा। समझ में आया अंकित भैया आपको? हाँ, लेकिन फिर वो क्षयोपशम में मेल है ना, आपने बताया। हाँ तो तो दो इसीलिए सुनो, इसीलिए क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं मान सकता। अब यहाँ पर जो चर्चा आएगी ना, अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, उसमें वो जो 3 प्रकृति, इनको जो दोष लगता है ना, चल मल अगाध दोष लगता है, उसको अभी करण करके वो सारे परमाणुओं को क्षय करेगा और फिर उसमें से क्षयोपशम में से क्षय करेगा। और यहाँ ये सर्व निषेकों का लिखा है, निषेकों का अर्थ क्या है? हाँ देखो, सर्वनिषेकों का अभी मैंने पढ़ा ना इधर, एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। निषेक माने स्टॉक, कर्म परमाणुओं का स्टॉक, हाँ, उनको निषेक कहते हैं। बराबर? आपको ये 2 बात पहले क्लियर करो बेटा। उपशम श्रेणी मांडने के लिए 2 सम्यक्त्व चाहिए, या तो उपशम या क्षायिक। बराबर?
हाँ, तो कोई जीव, मैंने कल भी बताया था आपको कि कोई भी जीव हो वो क्षयोपम सम्यक्त्व में श्रेणी नहीं मान सकता, क्योंकि ये सम्यक्त्व कमजोर है, इसमें दोष लगता है। और जो औपसमिक सम्यक्त्व है ना, वो क्षायिकवत निर्मल है, उनका वर्तमान में बिल्कुल वितरागता वर्तती है, वहां कोई किसी भी प्रकार की उनको मलिनता नहीं है। किसको? औपसमिक सम्यक्त्व वाले को। भले उनका काल छोटा है, परंतु उस दरमियान उनको पूर्ण वितरागता वर्तती है, इसीलिए वो दबाए था कषाय को, दबाते दबाते वो श्रेणी चढ़ता है उपशम। औपशमिक से डायरेक्ट क्षयिक हो सकता है बिना क्षयोपशम के? नहीं, नहीं, औपसमिक सम्यक्त्व जो श्रेणी मांडने के लिए औपसमिक सम्यक्त्व जो करता है वो 11वें तक जाएगा, फिर वो नीचे उतरेगा अवश्य, फिर वो क्षयोपम सम्यक्त्व में आएगा और फिर वो क्षयोपम में से उनका क्षायिक बनेगा। डायरेक्ट औपसमिक में से क्षायिक नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। चौथे गुण स्थान में अब जो देखो, सहायक संयुक्त होता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त्व होता है, 5वें में भी हो अच्छा, सकता है, 6वें 7वें वाले को भी हो सकता है। ठीक। परंतु श्रेणी मांडने की बात है सुधाबेन, श्रेणी मांडने वाले जीव को या तो उपशम होगा या तो फिर क्षपक क्षायिक सम्यक्त्व वाला होगा, वो ही श्रेणी मांड सकता है। अब देखो, अब यहाँ पढ़ेंगे अपन तो आपको ज्यादा समझ आएगा कैसे होती है। ये जो बताया ना, सर्व निषेकों का नाश हो जाता है, फिर उनको तत्वार्थ श्रद्धान होता है, वो क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता है। तो चतुर्थ आदि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। अब कैसे होती है सो कहते हैं। प्रथम 3 करण द्वारा। कौन से 3 करण सुधाबेन? 3 करण कौन से लेना? निवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अधःकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्ति। पहले बोलो अधःकरण, फिर अपूर्वकरण और फिर अनिवृत्तिकरण। इसके द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करे अथवा निर्जरा करे। अब देखो, ये क्षायिक सम्यक तो कैसे प्राप्त करता है ना, क्षयोपशम में से क्षायिक हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है? तो बोले प्रथम 3 करण करेगा और 3 करण में अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करेगा। उससे मिथ्यात्व के जो परमाणु होंगे उनको क्या करेगा? मिश्र मोहनीय रूप और सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करके निर्जरा करेगा। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे। पहले मिथ्यात्व को नाश करेगा, अब दूसरा क्या करेगा? फिर जो मिश्र मोहनीय के परमाणु हैं उनको सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करेगा और फिर निर्जरा करेगा। और इस प्रकार मिश्र मोहनीय का नाश करे, पहले मिथ्यात्व का नाश करेगा, फिर मिश्र मोहनीय का नाश करेगा और फिर सम्यक्त मोहनीय के निश्चय उदय में आकर फिरे। वो सम्यक्त मोहनीय प्रकृति जो है जिससे वो सम्यक्त्व टिका हुआ है, क्षयोपशम सम्यक्त्व, वो प्रकृति उदय में आकर के फिर जाएगी। उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाएगा। अब उनकी लंबी स्थिति है, क्षयोपशम सम्यक्त्व वाले की लंबी स्थिति है और उनको क्षायिक करना है, तो क्या करेगा? लंबी स्थिति होगी तो स्थिति कांडक घात करेगा, लौट के लौट उनकी स्थिति को घटाता जाएगा, घटाता जाएगा, घटाता जाएगा। फिर क्या होगा? जहां अंतर्मुरत रहे, स्थिति रहे, तब कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। फिर कृत कृत्य वेदक हो गया तो फिर तो कहते हैं अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके, माने वेदक सम्यक जो वर्तमान में है, वेदक सम्यक दृष्टि, वो भी अपने निषेकों का नाश करेगा और फिर वो क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अंतर्मुरत के अंदर वो जीव क्षायक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। बराबर आया सभी को समझ में? एक क्षयोपशम में से क्षायिक कैसे करता है ये बताया, इनकी विधि बताई। पहले 3 करण करेगा, 3 करण करते हुए वो व्यक्ति मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करेगा, फिर मिश्र का नाश करेगा, फिर सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, उसको खिराएगा। अगर स्थिति ज्यादा लंबी होगी तो वो उनका स्थिति कांडक घात करेगा, है ना, और फिर कृतकृत्य वेदक हो जाएगा। फिर वो कृतकृत्य वेदक में जितना जो भी कुछ उनका निषेक बाकी है उनको नष्ट करते हुए वो अंतर्मुरत के अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। दीदी, आया सभी को? हाँ,
सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये सब वो जो श्रेणी है ना, उसके हिसाब से हाँ चौथे गुणस्थान वाला तब तो उसको ये आएगा, सम्यक दर्शन आएगा। तो वो थोड़ा दोनों साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपने अभी लाइन एक्सप्लेन किया ना, जैसे ये होगा अच्छा। तो ही आगे होगा, तो चौथे में हाँ ये तो होगा, फिर पांचवें में इधर आएगा, फिर इधर आएगा, पीछे गया तो किधर तक जाएगा, आगे आपने बोला हाँ 11वें तक ये सो हो सकता है, पर ये हाँ सब बाकी बीच ले बीच वाला कब कब होगा? नहीं बड़ा बाकी चौथा। बीच वाला श्रेणी नहीं, ये श्रेणी तो मैं समझी नहीं। 7वें गुणस्थान में ही मान सकते हैं ना। आठवें आठवें आठवें। आठवें श्रेणी हाँ। मांगेगा 8वें से। ये इनका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया अक्षा का, जरा दोबारा बोलना हाँ। बेटा। पूछा ही थी कि जो कोई जड़ो क्रम बताया ना, ये क्रम कन कन गुणस्थान ते थी है, तो ये हम पूछा थी। हाँ अब समझ में आया, अब समझ में हाँ। आया। ये जो क्रम है ना, ये क्रम जो है ना, दो बात को समझो। ये जो क्रम है वो क्रम है क्षयोपशम में से क्षायिक सम्यक्त्व करने का क्रम है, ये वाला जो अभी जो बताया वो। फिर वो जो अपन देखते हैं ना, औपसमिक सम्यक्त्व जीव प्रथम बार करता है, तब वो 3 करण करता है। तो वो 3 करण में 3 प्रकृति की बात जो हमने की थी, मिथ्यात्व की, मिश्र की और सम्यक प्रकृति की, तो वहां औपसमिक सम्यक्त्व करने के लिए करता है। फिर जब जीव को श्रेणी मांडना है, तब वो व्यक्ति द्वितीय उपशम करेगा, द्वितीय उपशम करेगा, तो वो क्षयोपशम में से फिर वो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव जो होगा, वो उसी भव से मोक्ष जाना है, तो वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होगा। इस तरह से ये दोनों का अलग अलग आपको मिलेगा। देखो ऐसा है, क्षयोपशम सम्यक्त्व कमजोर सम्यक्त्व है, उसमें दोष लगता है, इसलिए डायरेक्ट कोई व्यक्ति श्रेणी नहीं मान सकता। क्यों? वहां जितनी चारित्र की प्रकृतियां हैं, अभी तो हम ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा तो अभी हम मिथ्यात्व वाले उसकी कर रहे हैं, दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों की चर्चा कर रहे हैं। जब वो श्रेणी मांडेगा, आगे जाकर के श्रेणी मांडेगा, तो वो चारित्र की जो 21 प्रकृति है ना, वो सारी 21 प्रकृति को उपशम श्रेणी वाला दबाएगा और क्षपक वाला क्षय करता चला जाएगा। आया समझ में? इस तरह से होता है। देखो सपक भरत श्रेणी महाराज जो 8वें से सीधे कौन से 8वें से 12वें गुणस्थान में जाएगा? कौन कौन? सपक श्रेणी वाला जीव 8वें। हाँ, शपथ श्रेणी 8वें से 9वां 10वां 12वां, अच्छा 8वां 9वां 10वां 12वां, ये है शपथ श्रेणी वालों का। और उपशम श्रेणी वाले 8वां 9वां 10वां 11वां, क्योंकि उनको गिरना है। उसमें 2 चीज है सुनीता जी, 2 चीज होती है 11वें गुणस्थान में, काल क्षय या भव क्षय, ये 2 बात बनती है। या तो उनका औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हो जाएगा तो नीचे आएगा वो जीव, अथवा तो वो व्यक्ति का वहां मरण हो गया, मरण हो गया तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? मरण हो गया तो कहाँ जाएगा? 11वें वाला नरक में। चौथे अरे, गुणस्थान। नहीं नहीं 11वें गुणस्थान वाला, स्वर्ग में, चौथे गुणस्थान में। हाँ स्वर्ग में जाएगा, चौथा चौथे गुणस्थान। गुणस्थान में, हाँ हाँ नरक में नहीं जाएगा प्रभु, हाँ चौथे गुणस्थान में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वैमानिक देव बनेगा उत्तम प्रकार का, ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उनके सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया, औपसमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया, वो टाइम पीरियड मात्र अंतर मुहूर्त का है, तो वो नियम से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी मांडी है, कर्मों को दबाया है, जल से खत्म मूड से खत्म नहीं किया है। 10वें में आएगा, सूक्ष्म लोक का उदय आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, 6वें में आएगा, फिर ऊपर चढ़ सकता है, दोबारा मान सकता है श्रेणी, है ना? इस तरह से उसका प्रोसेस होता है। और नहीं करा तो वो नीचे आकर के चौथे तक भी आ जाएगा। और कोई जीव जैसे कृपालुदेव कहते हैं हमें तो उपशम श्रेणी थी पड़ेला जीव चाहिए, तो वो प्रथम गुणस्थान में भी आ सकता है, जैसे जीव की योग्यता उस प्रकार से डिपेंड करता है। हाँ गिरना जरूरी नहीं है ना, जैसे अभी भरत महाराज है जिन्होंने एक अंतर मुहूर्त में अंतर्मुख में, हाँ तो हाँ गिरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल, होंगे ना, हर कोई ना नहीं ना गिरेगा। ना ना कोई जरूरी नहीं है। शपथ श्रेणी मानने वाला जीव तो गिरेगा ही नहीं, वो तो डायरेक्ट मोक्ष में जाएगा। बात रही मोक्ष उपशम श्रेणी वाला, उपशम श्रेणी वाला जीव वो नियम से गिरेगा,
या तो गिरेगा या काल करेगा, दो में से एक स्थिति बनेगी। वो 12वें में जा ही नहीं सकता, क्योंकि दबाया है कर्मों को, मूड से खत्म नहीं किया है, इसलिए उतरेगा नीचे। लेकिन निधि सह किया हुआ है, अगर श्रेणी नहीं मांडी तो भी मोक्ष में तो जा सकते हैं ना। बिना श्रेणी से कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता, अच्छा, श्रेणी मांडना ही पड़ता है ऐसे। श्रेणी मानना ही मानना है, इसके बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए तो मुझे आपको गुणस्थान पढ़ाना पड़ेगा। अरे गुणस्थान तो बहुत मस्त चीज है एकदम। वो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से गुणस्थान में क्या क्या होता है, कौन से गुणस्थान की क्या क्या भूमिका होती है, क्या स्थिति बनती है। बहुत तो अच्छी दीदी, चीज इसके है। बाद हम अब लोग ये जो, गुणस्थान ही पढ़ेंगे। अच्छा मेरा तो विकल्प खत्म हो रहा है कि अब मुझे विश्राम दीदी, लेना आप है। ही पढ़ा दीजिए ना गुणस्थान। देखो गुणस्थान पढ़ना हो ना तो ये अपने YouTube पे बहुत अच्छी अच्छी प्रवचन है अपने प्रवीण जी, ढाई दीप वाले, अभी भी वो चैतन्य धाम पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो कभी आप उनकी क्लास सुनो और कॉपी बनाओ और पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ज्ञान हो जाए तो अच्छा पड़ता है अपने को, कि अपने को ये ख्याल में आ जाए कि ये जीव कहाँ कहाँ से लौट करके वापिस आया है। उपसम श्रेणी वाला जीव नीचे उतर के निगोद में चला जाता है। क्या बात करें प्रभु, बहुत है कर्मों की चित्र विचित्रता और जीवों की परिणामों की विचित्रता, है ना। देखो, सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है और मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वितराग है। मिथ्यात्व रूपे रंजना, रंजन माने अंजन, कर्म, मेल, उसका अभाव हो गया तो वो वितराग है। और प्रतिपक्षी कर्म माने वो तीन प्रकृति, मिथ्यात्व, मिश्र और तीसरी सम्यक प्रकृति, उनका अभाव हो गया तो निर्मलता हो गई। मिथ्यात्व रूपी मेल का अभाव हो गया तो वो वितराग हो गया। इसका नाश नहीं होता, जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। बोलो, अब समझ में आता है आपको क्या कह रहे हैं। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है, वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वितराग है। इसका नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता? सम्यक पका, इसका नाश नहीं होता। दृष्टि। हाँ, साइक- ये जो हाँ, साइक सम्यक तो प्राप्त कर लिया। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया ना, कौन सा? क्षायिक सम्यक्त्व। ये कहते हैं कि इसका बिल्कुल नाश नहीं होगा। प्रतिपक्षी कर्म माने मिथ्यात्व, मिश्र और तीसरा सम्यक प्रकृति, ये सब का अभाव कर लिया, निर्मलता प्राप्त कर ली, कर्म रूपी मेल टल गया तो वो वितराग हो गए, क्षायिक सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गया। ये इसका नाश नहीं होता, जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। जब से उत्पन्न हो माने कब से उत्पन्न हुआ? कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान थे, वो औपसमी हाँ, होने के बाद जब से। से उत्पन्न माने जन्म से नहीं ले लेना। जन्म से तो तीर्थंकर को हो सकता है, पर अपने अपनी यहाँ जो बात करें तो चौथे गुण स्थान से उत्पन्न हुआ। अब वो सम्यक तो कब तक रहेगा? सिद्ध अवस्था तक। हमेशा रहेगा। हाँ, सिद्ध अवस्था कितने समय की है गिरीश भाई? सिद्ध अवस्था का टाइम पीरियड गिरीश भाई? आदि अनंत। शादी अनंत, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। शादी अनंत, शायिक सम्यक दर्शन की आदि हुई उसको कहते हैं शादी। और कहाँ तक रहेगा? बोले अनंत काल तक रहेगा। ये हमने सम्यक शायिक सम्यक्त्व का स्वरूप देखा। बराबर, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ू क्या? इस प्रकार से सम्यक्त्व के तीन भेद बताया। अब देखो, अब हमने तीन प्रकृति की तो बात कर ली, अभी तक हम तीन प्रकृति को ही पंडित जी समझा रहे हैं। तो पंडित जी को विकल्प आया कि वो अनंतानुबंधी चार का क्या हुआ? अनंतानुबंधी को तो अभी तक दबाया 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 दबाया, बोले अब उसको उठाओ भाई, उसको भी तो अपने को क्षय करना है, उनको भी तो टालना है, अनंतानुबंधी को रखना थोड़ी है। तो अब देखो, अनंतानुबंधी की क्या अवस्था बनती है, इसकी बात पंडित साहब कर रहे हैं। तथा ये आप चार्ट निकालना, सुनीता जी आपको भेजा है चार्ट, भेजा क्या? हाँ दीदी, भेज दिया है। मिला? हाँ दीदी। चार्ट मिला आपको? हाँ मिला मिला।
हाँ, अब बस। देखो, अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती है, या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। अब देखो, चार्ट को खोलो। अनंतानुबंधी की सम्यक्त होने पर दो अवस्था बनती है। अनंतानुबंधी का क्या होता है वो पंडित जी यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखो, दो अवस्था, एक होता है अप्रशस्त उपशम और एक होता है विसंयोजन। ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, इसमें दो बात बताई। देखो, क्या दो बात बताई? अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती है। कौन सी दो अवस्था? या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। अब देखो, मैंने यहाँ चार्ट पे समझाया है कि अप्रशस्त उपशम माने क्या और विसंयोजन माने क्या। देखो, अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था रूप उपशम, अनंतानुबंधी इसको सद अवस्था रूप उपशम कर दिया, उसको दबा दिया, वो प्रकृतियों को दबा दिया, बराबर। तो उदय का अभाव, वर्तमान में उसका उदय का अभाव, इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। ठीक है, इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, क्योंकि प्रशस्त उपशम करण द्वारा उपशम विधान से होता है। देखो, हमने देखा था, सुनना ध्यान से। जब हमने अनादिकाल मिथ्या दृष्टि जीव की बात करी थी, उस समय हमने तीन करण के माध्यम से वो औपसमिक सम्यक्त्व की बात को देखा था। ठीक है, और हमने अनंतानुबंधी को वहां उपशम कर दिया, दबा दिया, ऐसी बात ली थी। तो तीन प्रकृतियों को तो करण द्वारा नष्ट, मतलब करण द्वारा दबाने की बात करी थी, परंतु वहां अनंतानुबंधी को वहां मात्र दबाने की बात करी थी, वहां करण नहीं होता। अनंतानुबंधी, अरे सॉरी, हाँ, अनंतानुबंधी चार प्रकृतियों को क्षय करने के लिए करण नहीं करना पड़ता, इसीलिए कहा कि वहां प्रशस्त उपशम करण द्वारा प्रशस्त उपशम नहीं होता। किसको? अनंतानुबंधी वालों को अप्रशस्त उपशम होता है, प्रशस्त उपशम नहीं होता। तो अप्रशस्त उपशम को समझो पहले। अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम है सदअवस्था रूप उपशम, वर्तमान में उदय का अभाव। तो इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, अप्रशस्त उपशम होता है। तो फिर प्रशस्त उपशम क्या होता है? प्रशस्त उपशम करण द्वारा किया जाता है, और अनंतानुबंधी में कोई करण नहीं होता। इतनी बात समझ में आई सभी को? हाँ दीदी। काश्मीरा बेन, क्या समझ में आया आपको? अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, पहले ये बात क्लियर करो। अप्रशस्त उपशम माने सद अवस्था रूप उपशम, इसका दूसरा नाम है सद अवस्था रूप उपशम, माने कर्मों को दबाना, कर्म प्रकृतियों को दबाना, उसको कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम अथवा अप्रशस्त उपशम। उसमें वर्तमान में उदय का अभाव रहता है, वो एक भी अनंतानुबंधी उस समय उदय में नहीं आती, इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, क्योंकि प्रशस्त उपशम तो करण द्वारा किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? हाँ दीदी, हुई हुई। काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, अक्षा हुई। अंकित, क्या हुआ बेटा? हाँ, आज थोड़ा हार्ड लग रहा है दीदी। क्या हुआ? थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आवाज नहीं आ रही? नहीं थोड़ा नहीं, कठिन लग रहा है अरे दीदी। ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी कठिन, नहीं समझ में आ रहा है। दीदी डिफिकल्ट। मतलब जो दो दो तीन बार औपसमिक समझना पड़ेगा, अच्छे से सुनना आवाज नहीं आ पड़ेगा। रही क्या मेरी? दीदी आवाज तो बराबर आ रही है, वो बोल रहे हैं उनको थोड़ा कठिन लग रहा है कठिन आज। लग रहा है, मैं फिर से समझाती हूँ। अनंतानुबंधी कसाई जो है, जब जीव को सम्यक्त होता है तो उनकी दो अवस्था बनती है। इतनी बात समझ में आई? दो अवस्था बनती है, किसकी? अनंतानुबंधी की, बराबर। पहली अवस्था में बताया अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम का मीनिंग है, ब्रैकेट में लिखा है सद अवस्था रूप उपशम। अब समझो भाई कि जब ये व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो अनंतानुबंधी का उपशम होता है, बस इतनी बात समझना है, अनंतानुबंधी का उपशम होता है।
इसका अप्रशस्त उपसम होता है। प्रशस्त उपसम क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रशस्त उपसम के लिए करण करना पड़ता है और अनंतानुबंधी में करण नहीं होता। इतनी बात समझ में नहीं आई आपको सुनीता जी? ये तो समझ आ गई, प्रेमलता जी बोल रहे थे उनको कठिन लग रहा है। अच्छा, प्रेमलता जी को कठिन लग रहा है। अब इसमें कुछ कठिन नहीं है प्रेमलता जी, आप जरा ध्यान से सुनिए। मुझे तो ये लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या आवाज में? आवाज बराबर है दीदी। थोड़ा कम है। अच्छा, हाँ समझ में नहीं रहा है, सीधी बात समझो। देखो मेरी भाषा में समझाऊं आपको। अनंतानुबंधी की दो अवस्था बनती है, एक अप्रशस्त उपसम होता है और एक दूसरा विसंयोजन होता है। अप्रशस्त उपसम का दूसरा नाम है सद अवस्था रूप उपसम। जब जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो तीन प्रकृतियों को तो करण के द्वारा क्षय करता है, करण के द्वारा दबाता है। औपसमिक करेगा तो करण के द्वारा दबाएगा। और अनंतानुबंधी का क्या होता है? तो बोले अनंतानुबंधी का उपसम होता है, वो अनंतानुबंधी को उपसम करता है, उदय में आने योग्य नहीं रखता, माने उदय का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो उदय का अभाव हुआ माने वर्तमान में उपसम कर दिया, अनंतानुबंधी कसाय का वर्तमान में उपसम कर दिया, इसको कहते हैं अप्रशस्त उपसम। तो फिर बोला कि इसका प्रशस्त उपसम क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रशस्त उपसम करने के लिए करण करने पड़ते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इसके द्वारा उपसम विधान से ये क्रिया होती है और ये अनंतानुबंधी में प्रशस्त उपसम नहीं होता, अप्रशस्त उपसम होता है। इसका मतलब कि वो कर्म प्रकृतियों को दबा देता है, अनंतानुबंधी दब जाती है परंतु करण के द्वारा उसका नष्ट नहीं किया जाता। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब अपन चलते हैं विसंयोजन। उसकी दूसरी अवस्था बनती है विसंयोजन। विसंयोजन किसको कहते हैं? तीन करण द्वारा। कौन से तीन करण सुनीता जी, कौन से तीन करण? दीदी नाम तो मैंने लिखा नहीं, वो अभी बोले थे ना, अधःकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। हाँ, ये तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता का नाश करे, उसे विसंयोजन कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, विसंयोजन माने क्या, ये मैं समझा रही हूं आपको। विसंयोजन माने क्या? तीन करण के माध्यम से, तीन करण माने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इनके माध्यम से अनंतानुबंधी के परमाणुओं को, जो अनंतानुबंधी है उनका जो परमाणु है, उनके जो कर्म परमाणु है, उनको अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप, अन्य चारित्र मोह की प्रकृति माने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। बराबर, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस रूप परिणमित करके उनकी सत्ता का नाश करे, उसे विसंयोजन कहते हैं। विसंयोजन माने उनने दूसरों में डिवाइड कर दिया। वो जो अनंतानुबंधी के कर्म परमाणु थे ना, उनको अन्य अन्य में डिवाइड कर दिया, उसको कहते हैं विसंयोजन। अक्षा, अंकित बेटा आपको समझ में आया? अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान, इसलिए इस तरह उनका विसंयोजन करेंगे। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। एक नियम है सुधाबेन, अनंतानुबंधी कभी भी स्वमुख से उदय में नहीं आती, वो डायरेक्ट ऐसी उदय में नहीं आती, वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप ही कन्वर्ट होकर के फिरती है, वो ऐसा है। अक्षा, अंकित आपको समझ में आया बेटा? हाँ, क्या समझा? ये दोनों को एक्सप्लेन करो, एक एक दोनों करो। पहले आप अप्रशस्त उपसम समझाओ। अप्रशस्त उपसम का क्या बताया? अप्रशस्त उपसम में कर्म को दबा देते। बिल्कुल, कर्म को दबा देते हैं। उसका प्रशस्त उपसम क्यों नहीं होता अनंतानुबंधी का? क्योंकि उसके लिए करण की जरूरत होती है और वेरी करण, गुड, उसमें करण की जरूरत पड़ती है और अनंतानुबंधी में करण नहीं होते। बराबर, ये हो गया अप्रशस्त उपसम की बात। अब बताओ अक्षा बेटा, विसंयोजन में क्या समझा? विसंयोजन में करण के कारण अनंतानुबंधी को तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड। कौन से? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन प्रत्याख्यान और संज्वलन। और संज्वलन, इस रूप हाँ। कन्वर्ट कर दिया और उसको कहते हैं विसंयोजन।
बराबर, वो दूसरों में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका नाम है विसंयोजन। ये दो प्रकार की अवस्था सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी की बनती है। बराबर। अब देखो, अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। ये 335 पेज का मैंने पढ़ा। अभी 336 पेज पे अपन देखें इसको। ये दूसरा जो मैंने चार्ट भेजा है ना आपको, तथा जो 3 करण द्वारा, पहले मैं 2 लाइन पढ़ूं फिर मैं बताऊं। तथा जो 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। ये अनंतानुबंधी की जो प्रकृति है वो कभी भी अनंतानुबंधी के रूप में उदय में नहीं आती, वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के रूप में उनका विसंयोजन हो जाता है। हाँ, अब देखो, अब दूसरी बात, सो इनमें प्रथमोपसम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। अब मैंने जो दूसरा चार्ट भेजा है ना, वो उसको देखो, अनंतानुबंधी का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। मिला चार्ट सबको? अनंतानुबंधी का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये उनकी 4 पोजीशन बताई। 4 पोजीशन में अनंतानुबंधी का ऐसा स्वरूप होता है। क्या होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। मैं चार्ट में से पढ़ा रही हूँ। प्रथमोपसम सम्यक्त्व में अप्रशस्त उपशम होता है। किसका गिरीश भाई? किसका? अनंतानुबंधी। वेरी गुड, अनंतानुबंधी का। ये चार्ट इसीलिए करती हूं मैं, आपको बिल्कुल हाईलाइट हो जाए वो चीज, नहीं तो इधर पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में नहीं आवे कि क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इजी कर दिया। अनंतानुबंधी का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। नंबर 1, प्रथमोपसम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, माने अनंतानुबंधी को दबा देता है, उपशम कर देता है। एक कंडीशन ये बनी। अब दूसरा, द्वितीय उपशम में अनंतानुबंधी का क्या होता है? तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व से पहले इसका विसंयोजन होता भी है और नहीं भी होता है। ये मैंने इसीलिए लिखा, इसमें 2 आचार्य के 2 मत हैं। एक कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि उनका विसंयोजन होता है, कोई आचार्य ये कहते हैं कि सम्यक्त्व से पहले उनका विसंयोजन नहीं होता। लेकिन इसमें हम अपनी बुद्धि नहीं चला सकते, क्योंकि वो आचार्य हैं, 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि भावलिंगी संत हैं, तो उनका कोई मत होगा। 2 आचार्यों का 2 मत पड़ता है, इसलिए एज इट इज हमने लिख रखा है। ठीक है, जो भी हो। अब तीसरा, क्योंकि एक तो ये कर्म प्रकृतियों, इतना कर्म सूक्ष्म है, हमारी पकड़ में नहीं आता और उसका न कुछ हमें फंक्शन समझ में आता, तो इसीलिए हम दोनों आचार्यों को यहाँ दोनों आचार्यों के मत को यहाँ रखा है, तो जैसा है वैसा समझे। फिर तीसरी कंडीशन, अब क्षयोपशम सम्यक तो होता है, तब अनंतानुबंधी का क्या होता है? तो बोले क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसी को अप्रशस्त और किसी को विसंयोजन होता है। कोई तो प्रकृतियों को दबा देगा और कोई क्या करेगा? विसंयोजन करेगा। आया समझ में? एक क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति बताई। फिर क्षायिक सम्यक्त्व में क्या होता है? क्षायिक सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी को पहले इसका विसंयोजन ही होता है। क्षायिक सम्यक्त्व करने से पहले विसंयोजन ही होता है। इसका मतलब कि वो विसंयोजन माने अन्य प्रकृति रूप अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप करेगा और उसके बाद ही उसका क्षय हो जाएगा। तो इसी तरह से अनंतानुबंधी प्रकृति को सम्यक्त्व में क्या कंडीशन बनती है, द्वितीय उपशम में क्या बनता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है और क्षायिक सम्यक्त्व में क्या होता है, ये पंडित जी ने यहाँ पर चारों बातों को ये वाले पैराग्राफ में लिखा है। देखो, ये मैंने चार्ट से बताया, अपन पैराग्राफ पढ़कर बात को समाप्त करेंगे। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, अप्रशस्त उपशम ही होता है, वहां कर्मों को दबाता है, चारों प्रकृतियों को उपशम करता है। दूसरी बात,
द्वितीय उपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। क्या नियम बताया कि द्वितीय उपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही द्वितीय उपसम होता है। एक आचार्य मान्य करते हैं, एक आचार्य उसका नियम नहीं लिखते, माने नियम नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऐसे एक आचार्य का ऐसा मत है। तो जो है सो हमने लिखा है। तीसरा, क्षयोपशम सम्यक्त्व में कंडीशन क्या बनती है? तो बताया क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है, माने कर्म प्रकृतियों को दबा देता है, अथवा और किसी के विसंयोजन होता है, कोई करण के माध्यम से विसंयोजन करेगा। ठीक है, ये हो गया क्षयोपशम सम्यक्त्व। अब क्षायिक सम्यक्त्व में क्या होता है? क्षायिक सम्यक्त्व में तो सबसे पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, वहां करण होगा ही होगा और वहां पर विसंयोजन करेगा और उनकी सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि वो जड़ से खत्म करना है। इसी तरह ये अनंतानुबंधी का यहाँ पर 4 स्थिति बताई, बराबर। यहाँ यह विशेष है, अब जरा 2 लाइन पढ़ करके आज की बात खत्म करेंगे। यहाँ यह विशेष है, क्या विशेष है? उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे। अब ये बात को समझना, विसंयोजन माने दूसरे में जो डिवाइड करा था, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन में डिवाइड करा था। विसंयोजन माने सत्ता से नाश कर देना, ऐसा नहीं अर्थ लेना, वो फिर से उदय में आ सकती है, इसको विसंयोजन बताया। आया समझ में? फिर से देखो क्या होगा मालूम, वो जीव फिर से मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। अब मिथ्या दृष्टि बनेगा तो फिर उनको सम्यक तो करना पड़ेगा, तो सम्यक तो करेगा तो पहले मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी, तो अनंतानुबंधी का बंध किया है, अनंतानुबंधी का बंध करा तो अब वो अनंतानुबंधी उदय में आई, तो फिर से वो जीव सम्यक्त्व में करण के माध्यम से फिर वो जीव अनंतानुबंधी को दबाएगा। आया समझ में? देखो, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। किसकी सत्ता का सद्भाव गिरीश भाई? किसकी सत्ता का सद्भाव हो गया फिर से? अनंतानुबंधी। वेरी गुड, अनंतानुबंधी का सद्भाव हो गया। क्यों हो गया? वो जो विसंयोजन किया था वो मूल से खत्म नहीं हुआ था, वो डिवाइड कर दिया था, अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संज्वलन में। ठीक है, अब वो जीव फिर से मिथ्या दृष्टि बन गया, तो फिर से अनंतानुबंधी का बंद हो गया, फिर से वो कर्म उदय में आया, तो उनकी सत्ता का वहां सद्भाव है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता ही नहीं है। वेरी गुड, क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। कदाचित का मतलब कभी भी नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ अनंतानुबंधी का पंडित साहब ने बताया कि अनंतानुबंधी का प्रोसीजर क्या क्या होता है। 4 प्रकार से बताया, 2 प्रकार से उनकी सम्यक्त्व पे स्थिति बताई, और इस तरह से इनका होता है। और जो विसंयोजन कर दिया था वो फिर से विसंयोजन होने के बाद वो जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है, तो वहां उनका फिर से बंद होता है, फिर वो उदय में आती है और फिर वो सम्यक्त्व करेगा, तो फिर वो प्रकृतियों को दबाएगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा तो वो जड़ से खत्म कर दिया है, इसलिए उनको अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने अनंतानुबंधी की चर्चा आज मुख्य रूप से की है। इसमें अब एक प्रश्न आएगा, अनंतानुबंधी में ये तो चारित्रमुख की प्रकृति है, तो वो तो चारित्र का घात करना चाहिए, ये सम्यक्त्व का घात कैसे करती है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न की चर्चा अपन कल करेंगे। आज की चर्चा चार्ट भी था ना, वो भी उसमें आएगा, कल में आएगा। क्या? और एक चार्ट भी है। हाँ, और एक चार्ट है, वो कल आएगा, वो आज का नहीं है। मैंने भेज इसलिए दिया था कि शायद विषय अपने को ज्यादा लेना पड़े, तो मतलब ये तो अपना चारित्र अपने अनंतानुबंधी की आज हमने कंडीशन देखी है। इसमें आप विचारना, पढ़ना, कर्णानुयोग का विषय है, थोड़ा जल्दी समझ में ना भी आवे तो आप सोचोगे, विचारोगे। और मैं तो कहती हूँ, सपोज करो ये विषय समझ में नहीं भी आया
आपका अंदर में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपके परिणामों की विशुद्धि होगी और आप अंदर में भेद विज्ञान करोगे। ये सारे कर्मों की उथल पुथल अपने आप होती रहेगी, चाहे विसंयोजन हो, चाहे अप्रशस्त उपशम हो, चाहे प्रशस्त उपशम हो, चाहे करण हो, कुछ भी हो, अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को अपना ध्यान रखना है, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान हूँ, एज इट इज रहने वाला चैतन्य ध्रुव भगवान हूँ। मेरे में कभी कुछ आता नहीं, मेरे में कभी कुछ जाता नहीं, ऐसा अपरिणामी भगवान आत्मा हूँ। इसका श्रद्धान करते जाओ, कर्म अपने आप अपना रास्ता कर लेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। गिरीश भाई कायो सर कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव सावणं। एसो पंच नमस्कारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पदं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय दीदी, कल हिंदुस्तान। संडे है, मंडे हाँ, को कल क्लास बंद रहेगी, परसों चालू सोमवार। करेंगे। हाँ। हाँ।